सभी दोस्तों को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अ, मुस्लिम आक्रमण भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भारत पे साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा और उसने एक नई वंश की स्थापना करी। तो आज के इस वीडियो में यही बात जो हमारे दिल्ली सल्तनत के नाम से जो जाना जाता है, इसी को मैं आज इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत। अब दोस्तों, आप लोग एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक दो चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दिल्ली सल्तनत से काफी सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ये चीज हमें देखनी है। सबसे पहली बात ये आती है कि दिल्ली सल्तनत को हम किस तरीके से अपने माइंड में कर सकते हैं, यानी कि समझने की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कुछ वंशों के नाम लिख दिए हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंशों का जो क्रम है, सबसे पहले हमें इनको याद करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि कई प्रश्न यहीं पर से बन जाते हैं कि कौन सा वंश कब से कब तक चला, और अगर हम इनकी तिथियां याद रख लेते हैं तो उसके बाद हमें इनके कंटेंट याद करने में बहुत आसानी हो जाती है और पता लग जाता है कि इस समय किसका शासनकाल रहा होगा। तो समझने में भी सहायता होती है। तो इसलिए हम इनको एग्जामों में भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वंशों का उदय हुआ। सबसे पहला जो वंश था उसका नाम था गुलाम वंश, और गुलाम वंश चला 1206 से 1290 ईस्वी तक। आप इसको माइंड कर लीजिएगा कि 1206 से 1290 तक हमने क्या पढ़ना है, गुलाम वंश पढ़ना है। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक हमने खिलजी वंश पढ़ना है। उसके बाद तुगलक वंश हमें 1320 से 1414 ईस्वी तक पढ़ना है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक पढ़ना है और लोधी वंश 1451 से 1526 तक पढ़ना है। इन सभी वंशों के आपके सामने अलग अलग वीडियोस लेके मैं आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक दो चीजें बता देना चाहता हूँ। यहीं पर से हमारे दो तीन प्रश्न उठ जाते हैं कि सबसे पहला कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम पहला वंश कौन सा था। तो गुलाम वंश था, जैसा कि आपको दिख रहा है, 1206 से 1290 तक चला। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, तो लोधी वंश था, 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। अब यहाँ पर ये कालक्रम दिए गए हैं कि कब से कब तक कौन सा वंश चला, इसके अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि 1206 से 1290 यानी कि 84 वर्ष गुलाम वंश रहा। उसी प्रकार से खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका लगभग 30 साल खिलजी वंश रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414, और ये रहा लगभग आपका 6 कम कर दीजिए आप सीधा सीधा तो 94 वर्ष, ठीक है ना। तो 94 वर्ष, हाँ 94 वर्ष के आसपास, 94 से 96 वर्ष के आसपास तुगलक वंश रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 यानी कि 37 यानी कि 37 वर्ष रहा। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला वंश कौन सा था। तो आप देख रहे हैं 1320 से 1414 तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया। इसी प्रकार से आप सबसे कम का देख लीजिए कि सबसे कम शासन किस वंश ने किया, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक यानी कि 30 साल रहा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इन वंशों को क्रम से लगाने के लिए भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में गुलाम वंश की चर्चा करेंगे, जो कि 1206 से 1290 तक चला। तो देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश नाम से ही पता है कि गुलाम, ठीक है ना। गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस किस नाम से जाना जाता है, इलबरी, ममलूक तथा दास। दास का मतलब आप समझते ही हैं कि दास होना। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, इलबरी और ममलूक। इलबरी क्या है, इलबरी वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये मुसलमान थे, इनकी जाति इलबरी थी, इलबरी तुर्क। यहाँ पर दो राजा आएंगे अभी आपके सामने, इल्तुतमिश और जो बलबन, और हाँ बलबन जो आएंगे वो आपके इलबरी तुर्क कहलाएंगे, ठीक है ना। तो गुलाम वंश को इलबरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो जाति थी, मुस्लिम जाति, वो इलबरी थी। दूसरी चीज आती है ममलूक। ममलूक का मतलब होता है दास से ही होता है ममलूक का अर्थ, लेकिन ममलूक का अर्थ ये नहीं होता है कि सभी लोग दास थे,
ठीक है ना। ममलुक में इतिहासकारों का मतलब ये है कि माता पिता जो होते थे वो अपने बच्चों को व्यापारियों को बेच देते थे, और वो व्यापारी उन्हें रण कौशल और विद्या कई प्रकार की विद्याओं से पारंगत करते थे, और उसके बाद उन्हें राजाओं को बेच दिया जाता था। तो इसलिए इस वंश का नाम ममलुक या फिर दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना। ममलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया है। हबीब हबीबु कलाह का नाम आप याद रखेंगे कि मामलुक जो नाम दिया है, मामलुक वंश गुलाम वंश को कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो किसने दिया है? हबीबु कलाह ने दिया है ये नाम। ठीक है ना। गुलाम वंश के दौरान भी इसके विभिन्न नाम पड़े। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ोगे आप अभी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था। कौन सा वंश चलाया? कुतुबी वंश। इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना करी। तो यहां पर से भी प्रश्न आ जाता है कि गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश किसने चलाया था? तो आप बोलोगे इल्तुतमिश ने। कुतुबी वंश किसने चलाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बलबनी नाम से पता लग रहा है तो बलबन ने चलाया था। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है जो मतलब जो गुलाम वंश या मामलुक वंश या फिर आप कह सकते हैं कुतुबी वंश जो चलाने वाले थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है ना। तो जब मोहम्मद गौरी 1206 में यहाँ से जीत के गए थे, वो जब तराइन का युद्ध प्रथम द्वितीय द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, तो उसने अपने दासों को यहाँ का क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। ठीक है। तो जब 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था लाहौर में। ठीक है ना। तो 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। हसन निजामी तथा फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। इसके दरबारी थे ये हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, दोनों ये फारसी क्या थे? कवि थे, और इनको इसने दरबारी अपने दरबार में जगह दी थी। अपनी उदारता के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये कई बार क्या करते थे? बहुत लाखों का दान देते थे। तो लाखों का दान करने वाले को ही फारसी में क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। तो यहाँ पर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। उपनामों की बात करते हैं तो लाख बख्श के नाम से किस दिल्ली सल्तनत के शासक को जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। उसके बाद अगली चीज आ रही है, उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। देखिए कुतुब मीनार, सबसे बड़ी मीनार भारत की जो है वो कुतुब मीनार है, और उसका निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और उसी के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी उसने निर्माण कराया था। ठीक है ना। जहां पर वो पढ़ते थे, नमाज वगैरह वगैरह पढ़ा जाता था। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा, कहते हैं कि जो एक मस्जिद है, ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर सरस्वती का मंदिर हुआ करता था, और उसे तोड़ करके इसने 2.5 दिन में ही क्या कर दिया था? इसने एक मस्जिद बनवा दी थी। तो इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली में है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसी प्रकार से कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु लाहौर में हुई। ठीक है ना। चौगान, चौगान को पोलो बोलते हैं, पोलो का जो खेल था। ठीक है ना। पोलो को खेल में खेलते हुए इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, सॉरी लाहौर में हो गई थी, और वहीं पर इसका मकबरा भी है। ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौगान खेलते हुए किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु हुई थी? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक इसे कहा जाता है। ठीक है ना। और ये गुलाम था। ठीक है ना। तो ये चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित थी, और 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा, 4 साल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक देखा। अब अगला शासक देखते हैं। सॉरी, देखने से पहले कुछ चीजें पे वर्णन कर लेते हैं। जो इसकी मुख्य, जो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था, थोड़ा सा कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसके उससे भी 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। ठीक है ना। निर्माण प्रारंभ कराया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। लेकिन इसको पूरा करने में इल्तुतमिश का संपूर्ण योगदान रहा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कुतुब मीनार है।
दिल्ली में है, और आप कभी जाते हो तो जरूर जाइएगा यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है ना। तो यह 234 फुट ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, अगर फुट में पूछी जाती है तो 234 फुट होती है, और मीटर में पूछी जाएगी तो 73 मीटर। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो फुट में 234 और मीटर में 73 मीटर, ठीक है ना। जिसका उपयोग पहले कुव्वतुल इस्लाम के लिए अजान देने के लिए किया जाता था। अजान का मतलब होता है नमाज पढ़ने के लिए बुलाने के लिए, ठीक है ना। अजान देना मतलब नमाज पढ़ने के लिए बुलाना, ठीक है ना। तो मीनार में से आवाज दी जाती थी कि अब आप लोग अजान के लिए आ जाओ, क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वहीं पर है, कुतुब मीनार के ही समकक्ष, ठीक है ना। विद्वानों ने इसे कुतुब बख्तियार काकी स्मृति में निर्मित स्थापत्य बताया, ठीक है ना। तो अगर ये प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो किसकी मतलब स्मृति में बनाया गया, तो कुतुब बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया है कुतुब मीनार। तो आप लोगों को कुतुब मीनार से संबंधित भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। मैंने अभी आपको बताया कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। और ये कहाँ पर है, कुतुब मीनार पीछे आपको दिख भी रहा होगा, कुतुब मीनार दिख रहा है, तो कुतुब मीनार के ही समकक्ष में ये मस्जिद बनाई गई है। और दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, 2.5 दिन में बनाई गई थी, ठीक है ना। ये भी एक मस्जिद है। तो ये सारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है ना। इल्तुतमिश एक बहुत ही प्रतापी और दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था, ठीक है ना। इसकी जो कालावधि रही 1210 से 1236 ईस्वी तक, यानी कि 26 साल तक इन्होंने दिल्ली के पर शासन किया, ठीक है ना। तो क्या क्या इनकी विशेषताएं रही उन पर विशेष हम चर्चा करेंगे, और जो जो प्रश्न बन रहे हैं उन चीजों को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलने से, चौगान खेलने से हो गई थी, ठीक है ना, तो उसके बाद आराम शाह को शासक बनाया गया, ठीक है। कई लोग विवादित पुत्र कहते हैं इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं था, कई लोग बोलते था। तो आराम शाह को शासक बनाया गया है, लेकिन कई बार इतिहासकार बोलते हैं कि ये नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। किंतु दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को नया शासक नियुक्त किया। दिल्ली के अमीरों ने, अमीर यहाँ पर अमीरों का मतलब सरदारों से है, और ये अमीरों का मतलब यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर जो राजकाज के कार्यों को देखते थे, और सुल्तान को क्या देते थे, सलाह मशवरा देते थे, ठीक है ना। तो उन्हें अमीर कहा जाता था। तो उनका राजा बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को उन्होंने क्या बना दिया, 1210 में राजा बना दिया। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ठीक है ना। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था तो उस समय इसको इल्तुतमिश को क्या बनाया गया था, बदायूं, बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बदायूं का सूबेदार था ये। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था, तो बदायूं का सूबेदार था। वह इलबारी तुर्क था। इलबारी मैंने कहा था कि एक मुस्लिम प्रजाति है, जाति है, तो इलबारी तुर्क, तो इलबारी तुर्क था वो। दिल्ली सल्तनत के अंदर दो ही आपको मिलेंगे, एक बलबन और एक इल्तुतमिश, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। तो ये बात आती है कि चंगेज खान का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो इल्तुतमिश के ही समय में हुआ था ये, ठीक है ना। और यहाँ पर सन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है 1221 ईस्वी में चंगेज खान के बारे में एक उपनाम कहा जाता है। वो अपने आप को भगवान का अभिशाप कहने में गौरवान्वित महसूस करता था। तो भगवान का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था, तो वो चंगेज खान कहता था, ठीक है ना। तो चंगेज खान का जो मंगोल आक्रमण हुआ था पहला भारत पर, वो किसके समय पे हुआ था, वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, 1221 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात आती है, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा बनाया था। तो 40 तुर्क सरदारों का क्या था, एक दल था जिसको चहलगानी या फिर तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना है कि किसने बनाया था तुर्कान ए चहलगानी, इल्तुतमिश ने बनाया था। और यही 40 जो सरदार थे, इन्हीं की सलाह मशवरे से उस राज्य में नए कार्यों का शिलान्यास या फिर निर्माण कार्य करता था,
ठीक है। इसके समय में अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। पृथु विद्रोह अवध में इसलिए हो गया था क्योंकि जब इल्तुतमिश कई लोग ये मानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो लोग आराम शाह को शासक चाहते थे, तो अवध में इसलिए वहां पर विद्रोह हो गया था। ठीक है ना। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश एवं यल्दौज के बीच हुआ, जिसने यल्दौज की हार हुई। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि तराइन की प्रथम और द्वितीय लड़ाई तो हमें याद है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 92 में हुई थी। लेकिन तराइन की तृतीय लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी, तो आपको याद रखना है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज। यल्दौज जो था वो गजनी का शासक था और इसकी नजरें दिल्ली पे थी, और साथ ही साथ ये भी गौरी का क्या था, वो था दास था। ठीक है ना। तो तराइन की तृतीय लड़ाई 1215 ईस्वी में हुई थी यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। प्लीज नोट डाउन करते रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने 1234-35 में उज्जैन पर आक्रमण किया एवं महाकाल मंदिर को लूटा। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सबसे पहली बात तो महाकाल का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अभी आपने हाल ही के दिनों में कुछ देखा होगा, विकास दुबे एनकाउंटर जिसने किया था, 8 पुलिस वालों को मार दिया था यूपी में, वो भी यहीं से अरेस्ट किया गया था, महाकाल के मंदिर उज्जैन से। ठीक है ना। तो ये प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि पहली बात तो ये आता है कि महाकाल का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है। और उज्जैन किस राज्य में है, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो इस मंदिर को लूटा था इसने और बहुत सारा धन संपदा अर्जित की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की और जीतल तांबे का तथा टंका चांदी का सिक्का चलाया। इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था ये थी दोस्तों कि जो उसके जो सैनिक हुआ करते थे या जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको नगद वेतन न दे करके उनको भूमि की जागीरें दी जाती थी, भूमि का मालिक बनाया जाता था, ताकि वो उस भूमि से कर वसूल सके, यानी कि इक्ता वसूल कर सके। ठीक है ना। तो वेतन न दिए जाने की जगह पर भूमि दी जाती थी, तो इसी को ही क्या कहा जाता था, इक्ता व्यवस्था। तो इक्ता व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है। अब इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक तो जीतल और दूसरा टंका। जीतल और टंके के सिक्के किसने चलाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। और जीतल किसका था, तांबे का सिक्का था, और टंका किसका था, चांदी का सिक्का था। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इल्तुतमिश के बारे में काफी सारी चीजें देखी। अगली बात जो आ रही है, अगला जो शासक आ रहा है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी। ठीक है ना। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी पुत्री को क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। एक्चुअली इल्तुतमिश पहले ही अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी ही पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये बात मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रथम और अंतिम महिला शासिका, ये भी कहा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत की कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली सल्तनत की अंतिम भी शासिका रही। बाकी तो उसके बाद देश में बहुत सारी महिला सुल्तान बने हैं। ठीक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रथम और अंतिम यही थी। ठीक है ना। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। जब वो राजगद्दी पे बैठी तो उसके साथ उसने विवाह कर लिया। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया और अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी। तो सत्ता हथियाने के लिए इल्तुतमिश के ही बेटे बहराम शाह ने अपनी बहन और अपने जीजा जी की हत्या कर दी थी भटिंडा पंजाब में। ठीक है ना। तत्कालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में, पीसीएस लेवल के एग्जामों में ज्यादा पूछा जाता है कि रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। यह किसने लिखा था, यह कथन किसका है, तो इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने क्या कहा था रजिया के बारे में, कि महिला स्त्री होना ही उसके पतन का कारण था। तो ये आप रजिया सुल्तान के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है ना। अब आप आगे आ रहा है नसीरुद्दीन महमूद। अब यहां से धीरे धीरे स्थिति परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। ठीक है। रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद शासक बने, क्योंकि ये इल्तुतमिश के पुत्र थे। ठीक है। बहराम शाह को पदच्युत करके मसूद शाह आया, फिर मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद शासक बने। तो ये 4-5 साल ऐसा ही चलता रहा। ठीक है ना। लेकिन मतलब 4-5 साल नहीं हुआ, ये 1 साल ही हुआ लगभग ऐसा। ठीक है। उसके बाद
1246 में नसीरुद्दीन महमूद शासक बन गया, ठीक है ना, नसीरुद्दीन महमूद शासक बना। मिनहाज उस सिराज, जिसने रजिया के बारे में क्या कहा था कि स्त्री होना ही उसकी पतन का कारण है, इसके दरबार में मुख्य काजी के रूप में था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी काजी था, ठीक है ना, तो वो था नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। और मिनहाज उस सिराज की पुस्तक कौन सी है, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है ना। बलबन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ए ममलिकात नियुक्त किया गया था। नायब ए ममलिकात का अर्थ होता है दोस्तों सुल्तान के बाद जो दूसरा स्थान होता है उसे नायब ए ममलिकात, यानी कि सुल्तान के बाद कोई स्थान था तो वो था बलबन का, ठीक है ना, तो उसे नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ बलबन को उसने उलूग खां की उपाधि भी दी थी। बलबन, उलूग खां, उलूग का मतलब होता है ज्वाला, ठीक है ना, तो उलूग खां की उपाधि भी नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को दी थी। तो ये बलबन ने कोई इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा वो नहीं रहा, लेकिन तबकात नासिरी इसके नाम से एक पुस्तक बनी है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं बलबन, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से बलबन भी। तो बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक इसका कार्यकाल, मतलब कालावधि है राजकाज की। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद, ठीक है ना, बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल रहा, ठीक है ना। इसकी नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करता है वो, और उसके बाद खुद ही क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और नए वंश बलबनी, बलबनी वंश किसने चलाया था, आपका बलबन ने, ठीक है ना। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 में उलूग खां की उपाधि दी थी। तो उलूग खां पे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी, तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी, ठीक है। उसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। आपको पता है इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी एक, यानी कि 40 सरदारों का एक दल बनाया था, जिसको कि उसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्यों समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसने अपना एक राजत्व का सिद्धांत दिया, अभी आएगा इसी में, राजत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो राजत्व का सिद्धांत यही था कि अपने विरोधियों को क्या कर देना है, परास्त कर देना है। दूसरी चीज, वो अपने आप को क्या मानता था, भगवान के बाद भगवान की छाया मानता था वो अपने आप को। तो तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था, क्योंकि तुर्कान चहलगानी क्या देते थे उसको, सलाह मशवरा देते थे, तो वो ये चीज मानने को तैयार नहीं होता था, ठीक है ना। अपने विरोधियों के प्रति उसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तुर्कान चहलगानी को समाप्त करने के बाद जो विरोधी हुए उसने उसने लौह एवं रक्त की, यानी कि जो भी विरोध करेगा उनको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा सीधा, ठीक है। उसने सिजदा और पाबूस की नीति का पालन करवाया। सिजदा और पाबूस किसने शुरू कराया, बलबन ने शुरू कराया। सिजदा का मतलब होता है सर झुका करके, पाबूस का मतलब होता है पांवों को चूम लेना, ठीक है ना। सिजदा का मतलब ये होता है कि सीधा दोनों हाथों से लेट करके जमीन पे लेट जाना, और पाबूस का मतलब होता है पांवों को चूमना, ठीक है ना। तो अपने राजा का, तो सिजदा, और जो भी उसको देखेगा उसको सिजदा और पाबूस करना होगा। तो सिजदा और पाबूस की नीति किसने चलाई, ये चलाई आपकी बलबन ने, ठीक है। तथा ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा भी प्रारंभ की। नौरोज एक त्योहार था ईरान का, ठीक है, जिसे उसने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रारंभ कराया। तो नौरोज प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, तो बलबन था, ठीक है। आगे क्या आ रही है बलबन के बारे में, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत की घोषणा की। उसके अनुसार सुल्तान नियामत खुदाई होता है। उसने खुद को जिल्ले इलाही बताया, ठीक है ना। तो राजत्व के सिद्धांत में अभी आपसे चर्चा भी कर चुका हूं उस बारे में, कि अपने आप को सुल्तान, यानी कि भगवान की एक छाया, यानी कि अपने आप को प्रजा का तो भगवान ही मान लीजिए, कि प्रजा का भगवान सुल्तान होता है, ठीक है ना। तो अपने आप को उसने जिले इलाही बताया। जिले इलाही का मतलब ही होता है कि प्रभु की छाया, यानी कि भगवान का दूसरा रूप, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि राजत्व सिद्धांत सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसने दिया था, तो वो बलबन ने दिया था। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने के खुसरो के बदले शमसुद्दीन कैमुर्स को दिल्ली का सुल्तान बनाया, ठीक है ना। तो के खुसरो की जगह उसका पुत्र शमसुद्दीन कैमुर्स, शमसुद्दीन कैमुर्स को दिल्ली का सुल्तान बनाया। शमसुद्दीन कैमुर्स एक्चुअली 3 साल का बालक था, ठीक है ना, और उसको सुल्तान बनाया गया क्योंकि वो बलबन का पुत्र था, ठीक है ना। कैकुबात को भी यहाँ पर नहीं बनाया गया, ठीक है ना। तो ये शमसुद्दीन कैमुर्स को दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और
ये कहा जाता है यहाँ पर इतिहासकारों के बीच में थोड़ा से आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा विवाद भी है। कई लोग कैकुबाद को भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शमसुद्दीन कैमुर्स को कैकुबाद ने मारा। और कई लोग ये बोलते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अभी खिलजी वंश का संस्थापक बनेगा, कि उसने कैमुर्स की आंखें फुड़वा दी थी। ठीक है ना। तो आपको अगर यहाँ पर प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, आप बोलोगे शमसुद्दीन कैमुर्स। और अगर शमसुद्दीन कैमुर्स आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तब आप कैकुबाद को टिक करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहूंगा, जो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी, ठीक है ना, फारसी थी। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इसमें मैंने जिन प्रश्नों के ऊपर बात करी है आप उन चीजों को नोट डाउन जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के काम ये वीडियो आ पाए। ठीक है। आपका समय शुभ हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।